शर्मा टैलेंट सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज शर्मा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। दूसरी वीडियो का एक्ट सुधरती बनाया गया है जो 12 क्लास से पढ़ते हैं और जिनका विषय है ज्योग्राफी। और आज वीडियो में आपको चैप्टर 12 से कुछ जुड़े क्वेश्चन आंसर आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। बात करते हैं प्रश्न पहले की। प्रश्न पहले में आपसे कहा जाता है, वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प के महत्व को समझाइए। कि यहाँ देखा जाए, आपको बताना है यहाँ पर वायुमंडल है हमारा पर। तो वायुमंडल में हमारा पर जो जलवाष्प होता है, जो जलवाष्प यानी कि जो भाप होती है हमारे यहाँ पर, उस भाप का महत्व क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले इसको स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं कि यहाँ पर लिखा क्या है। देखा जाए हमारा पर, इसका हमारा आंसर बनता है, वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प सूर्य तप एवं पार्थिव विकिरण के महत्वपूर्ण अक्षांश को सोख लेता है। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करती है। किसी स्थान या प्रदेश की वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा वर्षण के लिए उसकी संभावित क्षमता का संकेत देती है। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा फसलों पर अनुकूल प्रभाव डालती है। इसके विपरीत गर्म और शुष्क वायु फसलों को क्षति पहुंचाती है। शुष्क वायु हमारे शरीर की त्वचा को शुष्क व कड़ा बना देती है। तो ये हमारा बनता है जलवाष्प, यानी कि जो हमारा हवा में भाप होती है उसका क्या महत्व बनता है कि हमारे यहाँ पर हवा में जो भाप होती है, जलवाष्प होती है, जल उसमें छोटे जो कण होते हैं पानी के, उसके बहुत हमारे फायदे बनते हैं और कुछ नुकसान भी बनते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते प्रश्न दो की। प्रश्न दो आपसे कहा जाता है, वाष्पीकरण क्या है। बहुत आसान है। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, वाष्पीकरण कहलाता है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वाष्पीकरण क्या एक प्रोसेस है जिससे जो हमारा जल होता है वो हमारे किस में बदलता है, वो हमारा बनता है भाप में। तो ये हमारा बनता है वाष्पीकरण, जल का भाप में बदलना, वो प्रोसेस कहलाता है वाष्पीकरण। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में से कहा जाता है, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। मतलब हमारा देखा जाए, जहाँ भी वाष्पीकरण होता है, जल का भाप में बदलना जो प्रोसेस होता है वो वाष्पीकरण होता है। लेकिन ये जो होता है हर जगह एक जैसा नहीं होता है। तो कौन कौन सी वजह होती है कि कहीं वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, जल्दी होता है, तो कहीं कम होता है, बहुत धीरे से होता है। इसकी वजह क्या होती है। पहली वजह बनती है जल की उपलब्धता, कि कहीं जो पानी है किस जगह पर वो कितना कैसे अवेलेबल है। स्थल भागों की अपेक्षा जल भागों से वाष्पीकरण अधिक होता है। तापमान शीत कार्य में की तुलना में ग्रीष्म कार्य में वाष्पीकरण अधिक होता है। अतः गीले कपड़े सर्दियों की तुलना में गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं। वायु की नमी वर्षा वाले दिनों में वायु में अधिक नमी होने के कारण गीले कपड़े देर से सूखते हैं। पवन यानी हवा हवा भी वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करती है। यदि वायु शांत है तो जलीय धरातल से लगी वायु वाष्पीकरण होते ही संतृप्त हो जाती है। ये बनता है हमारा पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में से कहा जाता है, वर्षण कैसे होता है। तो ये वर्षण यहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है, आपको बताना है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर जो लिखा है पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं। वर्षण जब जल तरल जल बिंदुओं या ठोस हिमकणों रूप में धरातल पर गिरता है तो उसे वर्षण कहते हैं। वायु में संघनन की सतत प्रक्रिया के परिणामस्वरूप बिंदुओं या हिमकणों का भार अधिक व आकार बड़ा हो जाता है तथा वे वायु में तैरते हुए रुक नहीं पाते, तो पृथ्वी धरातल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरने लगते हैं। ये बनता है हमारा वर्षण। तो बहुत आसान, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में से कहा जाता है, वर्षण के विभिन्न रूपों के बारे में बताइए। कि यहाँ पर जो वर्षण होती है, वर्षा होती है, वो किस किस के रूप में होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं फुहार तथा वर्षा। जो समान आकार की अत्यंत छोटी छोटी बूंदें जिनका व्यास 0.5 मिलीमीटर से कम होता है धरातल पर गिरती है तो उसे फुहार कहते हैं। हिमपात जो संघनन हिमांक बिंदु जो कि हमारा 0 डिग्री से कम होता है से नीचे तापमान पर होता है तो वायुमंडल आर्द्रता हिमकणों में बदल जाती है। ये छोटे छोटे हिमकण मिलकर हिमलव बनाते हैं जो बड़े और भारी होकर धरातल पर गिरने लगते हैं। इस रूप को हिमपात कहते हैं। एक हमारा बनता है सहिम वर्षा। सहिम वर्षा जम ही वर्षा है। यह तब होती है जब वायु की ठंडी परत से गुजरती हुई पानी की बूंदें जमकर ठोस होकर धरातल पर गिरती है। कि गिरती तो पानी है, लेकिन जैसे नीचे आती है तो वो सख्त होकर क्या हो जाती है, बर्फ बन जाती है। ओलापात जब बर्फ का टुकड़ा यह छोटा गोला जिसका व्यास 5 से 50 मिलीमीटर तक होता है अलग अलग या
समृद्ध होकर विभिन्न आकारों के पिंड के रूप में धरती पर गिरता है तो इसे ओलापात कहते हैं। तो बहुत आसान है। ये वर्षण के हमारे पर देखा जाए काफ़ी रूप है। ये हमारा देखा जाए वर्षा के विभिन्न रूप है। इसके अलावा देखा और भी होते हैं, लेकिन ये हमारे क्या बनते हैं, कुछ खास बनते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में से कहा जाता है अंतर स्पष्ट कीजिए। एक होता है हमारा वाष्पीकरण, एक होता है हमारा संघनन। दोनों में क्या फ़र्क है? वाष्पीकरण वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जल गैसीय रूप में धारण लेता है। वाष्पीकरण उस समय होता है जब किसी वायु का तापमान औसत से अधिक होता है। संघनन क्या है? संघनन में जल वाष्प छोटे छोटे कण में या हिमकणों में बदल जाते हैं। संघनन की प्रक्रिया उस समय होती है जब वायु का तापमान औसत से कम होता है या नीचे करता है। तो एक तरह से वाष्पीकरण हमारा एक प्रोसेस है जिसमें हमारा पर जल है वो भाप में बदलता है। और यहाँ पर हमारा संघनन क्या है कि भाप है वो धीरे धीरे अपना जल के रूप में इकट्ठे होने शुरू हो जाती है। जैसे हमारा बादलों का बनना भी हमारा पे क्या है, एक संघनन प्रक्रिया है। जब अपना खाना हम ढक के बनाते हैं तो तसले पर कुछ पानी की बूंदें बन जाती है, वो भी हमारा क्या बनता है, संघनन बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 7 की। प्रश्न 7 में से कहा जाता है अंतर स्पष्ट कीजिए। निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता में क्या अंतर है? बहुत आसान है। निरपेक्ष आर्द्रता वायु के किसी निश्चित आयतन में जलवाष्प की उपस्थित मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे प्राय प्रति घन मीटर में मापा जाता है। इसके अलावा देखा सापेक्ष आर्द्रता किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की अधिक से अधिक जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे प्रतिशत में मापा जाता है। आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 8 की। प्रश्न 8 में से कहा जाता है अंतर स्पष्ट कीजिए। संतृप्त वायु और असंतृप्त वायु में क्या अंतर है? संतृप्त वायु वह वायु है जो अपनी पूर्ण क्षमता तक नमी धारण करती है। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। और असंतृप्त वायु में क्या होता है? असंतृप्त वायु वह वायु होती है जो अपनी पूर्ण क्षमता तक नमी धारण नहीं कर सकती। असंतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता इससे कम होती है। तो बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते प्रश्नों की। प्रश्नों में कहा जाता है अंतर स्पष्ट कीजिए। वर्षा तथा वर्षण कि यहाँ पे आप बताना है वर्षा है और वर्षण दोनों में फर्क क्या है। वर्षा जलवाष्प में लदी हुई वायु ऊंची उठती है तो ठंडी हो जाती है। इसके कारण जलवाष्प जल में बदल जाती है। यह जल वायु में तैरता रहता है जिसे बादल कहा जाता है। जब बादल वायुमंडल में ऊंचाई पर होते हैं तो इनके जलवाष्प कण संघनित होकर जल बूंदों में रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। इन गिरती हुई बूंदों को वर्षा कहते हैं। वर्षण वायु में विद्यमान जलवाष्प ठंडे भागों में से गुजरते हुए जल में बदल जाते हैं। जब वे किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं तो इसे वर्षण या वृष्टि कहते हैं। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत आसान है कि वर्षा क्या होती है, वर्षण क्या होता है। आपने यहाँ पर दोनों चीज़ देख रखी है, वर्षा कैसे होती है और वर्षण कैसे क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 10 की। प्रश्न 10 में ऐसा कहा जाता है आर्द्रता किसे कहते हैं? तो आर्द्रता किसे कहते हैं? आर्द्रता किसे कहा जाता है? किसी स्थान पर किसी समय वायुमंडल में गैस के रूप में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प को वायु की आर्द्रता कहते हैं। मतलब यहाँ पे हमारा देखा है हवा में जो पानी होता है, छोटे कणों में जो पानी होता है उसे हमारे पे कहा जाता है आर्द्रता। तो हवा में जलवाष्प की जो मात्रा होती है उसे कहते हैं आर्द्रता। तो यहाँ पे हमारा पर जो नमी होती है, मॉइस्चर होता है, उसे अपन कह सकते हैं आर्द्रता। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 11 की। प्रश्न 11 में से कहा जाता है गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो यहाँ आपको बहुत सिंपल सा सवाल पूछा जाता है कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तापमान में बिना परिवर्तन किए जब जल द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलता है या जब वह ठोस यानी कि बर्फ अवस्था से जल अवस्था में बदलता है तो इस प्रक्रिया में जो ऊष्मा ऊर्जा खर्च होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12 में से कहा जाता है धूम कोहरा क्या है? तो यहाँ आपको बताना है धूम कोहरा क्या होता है, धूम कोहरा कैसे क्या होता है। तो सवाल एग्जाम में देखा जाए आपको कैसे भी आ सकता है। तो यहाँ पे सवाल, यहाँ पे आपको समझना होता है कि सवाल है क्या। जो भी आपके सवाल होते हैं चाहे बुक्स में होते हैं, चाहे गाइड में होते हैं, या जो भी मैं करा रहा हूँ, वो क्या होता है 90% क्या होता है कि सेम एग्जैक्ट नहीं आते। उनको करना क्या होता है कि यहाँ पे समझना होता है।
वो सवाल जो यहाँ पे एग्जाम में सवाल आते हैं उनको थोड़ा सा घुमा देते हैं। जैसे यहाँ पे धूमकोरे से आप क्या समझते हैं, धूमकोरा से क्या अभिप्राय है, धूमकोरा किसे कहते हैं, धूमकोरा क्या है, सवाल कैसे भी आपके यहाँ पे घूम सकता है। तो यहाँ पे जरूरत है यहाँ पर सवाल को समझने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धूमकोरा एक विशेष प्रकार का कोहरा है जो धुआं, धूल, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य धुओं द्वारा प्रदूषित कर दिया जाता है। ये बनता है हमारा पर धूमकोरा। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते प्रश्न 13 की। प्रश्न 13 में ऐसा कहा जाता है, अभिसरण या चक्रवाती वर्षा पर एक टिप्पणी कीजिए। तो अभिसरण भी कह सकते हैं या से कह सकते हैं चक्रवाती वर्षा। ये होती क्या है अभिसरण या चक्रवाती वर्षा? अभिसरण वर्षा की उत्पत्ति तब होती है जब वायु तरंग अभिसारित होकर उठती है। एक कटिबंधीय क्षेत्र में जो विपरीत विशेषताओं वाली वायु राशियाँ मिलती है तो उनमें लगभग ऊर्ध्वाधर में के सीधा यहाँ पे 90 डिग्री में उत्थान होता है, जिससे संवहन की क्रिया होती है। यह संवहन की क्रिया बार बार वातावरण के सारे भाप के मिलने से प्राय संघनन की प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप वर्षा होती है। जब भिन्न घनत्व और तापमान की दो बड़ी राशियाँ मिलती है तो गर्म और आर्द्र वायु राशि ठंडी वायु राशि से ऊपर चढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में गर्म वायु राशि संघनित होकर बादल बनाती है जो विशेष रूप में वर्षा करती है। यह वर्षा बिजली की चमक और गरज के साथ होती है। इस प्रकार की वर्षा को वताग्री वर्षा भी कहते हैं। तो ये हमारा बनता है अभिसरण, चक्रवाती है या अलग सवाल बन सकता है कि हमें वताग्री वर्षा किसे कहते हैं। तो बहुत आसान कुछ मुश्किल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 14 की। प्रश्न 14 में से कहा जाता है, तो यहाँ देखा जाए आपसे कहा जाता है वर्षा के वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। कि यहाँ पर देखा जाए वर्षा जो होती है वो हमेशा एक जैसी नहीं होती है, उसमें क्या होते हैं चेंजेस होते हैं। तो ऐसे वजह क्या होती है कि जो वजह क्या बनती है कि वर्षा का वितरण जो होता है एक समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। नंबर 1 हमारा बनता है नमी की आपूर्ति। किसी प्रदेश में वर्षा की मात्रा को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण कारक वायुमंडल में को मिलाने वाली नमी की मात्रा बनती है कि वायुमंडल में कितनी नमी बनती है। पवनों की दिशा, समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली पवनें वर्षा करती है, स्थल से चलने वाली पवनें शुष्क होती है। महासागरीय धाराएं, गर्म धाराओं के ऊपर की वायु गर्म और आर्द्र होती है, अतः यह वर्षा करती है। पर्वतों की उपस्थिति, आर्द्र पवनों के मार्ग में पर्वतों के आने से पवनाभिमुख ढालों पर अधिक वर्षा और पवनाभिमुख ढालों पर कम वर्षा होती है। वायुदाब पेटियाँ, वायुदाब पेटियों का पवन पेटियों के साथ सीधा संबंध है। निम्न वायुदाब क्षेत्र वर्षा को आकर्षित करते हैं और उच्च वायुदाब क्षेत्र वर्षाविहीन होते हैं। तो ये हमारा बनता है वर्षा के वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं कि जो वर्षा होती है हर जगह जैसी नहीं होती। तो उसके लिए कई सारी वजह जिम्मेदार होती है, जिस वजह से हमारा पर ये कुछ खास वजह बनती है जो वर्षा के वितरण को प्रभावित करती है। तो दोस्तों देखा जाए मैंने अभी तक काफ़ी आपको क्वेश्चन आंसर कराए हैं। आपको करना क्या है, क्वेश्चन आंसर करके आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर ऐसे क्वेश्चन आंसर है जिन्हें आप एक बार करके ठीक से आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ज़रूरत क्या है, आपको उनको बार बार आप देखिए, समझे, साथ में अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। तो यहाँ पर देखा जितनी ज़रूरत आपको है उतनी ही ज़रूरत आपके दोस्तों को भी है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। यहाँ पर देखा जाए जो भी एजुकेशन वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आपसे किसी तरह का पैसा नहीं लिया जाता। बस हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि आप इन वीडियो से काफ़ी अच्छी तैयारी करें। इसके अलावा देखा जाए आपको जो भी यहाँ पर कोई सोर्स मिलता है अपना स्टडी करने का, तो आप वहाँ से भी अपना एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा देखा हमारे पास यूट्यूब चैनल शर्मा टेक्निक सेंटर पर आप जाइए, विजिट करें। आपको और भी जो सब्जेक्ट बनते हैं आपको उन सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट सभी वीडियो आपको मिल जाएगी, जहाँ से आप तैयारी वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।